हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज मैं आरएमएल के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स करवाऊंगी जिसमें सारे नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑलमोस्ट टोटल 30 क्वेश्चंस वी गोना डिस्कस टुडे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the type of uterine prolapse in which uterine body descend to completely lie outside the introitus, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। सो इसमें जो यूट्राइन प्रोलैप्स के क्वेश्चन है तो इसमें टोटल 4 डिग्री होती है। तो इसमें बोला है कि टू कम्प्लीटली लाई आउटसाइड द इंट्रोइटस, मतलब आउटसाइड द वेजाइना। जब भी वेजाइना के आउटसाइड होगा तो आंसर होगा थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। Answer is third degree. Next question. Kit supplied at subcenter is kit E, kit M, kit K, kit B. So subcenter में जो kit supply की जाती है वो होती है kit B. So answer is kit B. Next is sex ratio is defined as number of male per 1000 birth, number of female per 1000 birth, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल और नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सो हमेशा जो सेक्स रेशो है वो डिटरमाइन होती है बाय नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। कितनी फीमेल हैं डिवाइडेड बाय 1000 मेल। सो आंसर इज डी, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। Next question. How many fully frozen ice pack to be used inside the vaccine carrier? Option are 8, 2, then 4, 6 and 8. तो कितने फुली फ्रोजन आइस पैक होने चाहिए जो हम वैक्सीन कैरियर के इनसाइड यूज़ करते हैं? वो होते हैं टोटल 4. सो आंसर इज बी, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 6-year-old boy having no immunization should be given A. OPV plus BCG, measles plus DPT. B. OPV plus BCG plus measles plus DT. Then C. OPV plus BCG plus TT. And then D is BCG plus TT. तो एक 6 साल का लड़का है, उसको हम क्या इम्यूनाइजेशन, हैविंग नो इम्यूनाइजेशन, उसको कभी इम्यूनाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो उसको हम क्या डोज देंगे? तो बेसिकली जब OPV, BCG, मीजल्स और DPT हम दे सकते हैं जब किसी भी चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन ना हो। लेकिन यहाँ पर 6-year-old बॉय का केस है, तो बेसिकली अगर 2 साल से छोटे जो चाइल्ड होते हैं उनको हम DPT की वैक्सीन देते हैं, बट आफ्टर 2 years देयर इज़ नो नीड टू गिव पर्ट्यूसिस वैक्सीन बिकॉज उसका प्रिवलेंस ज़्यादा नहीं होता। तो हम आंसर होगा इसका बी, OPV प्लस BCG प्लस मीजल्स प्लस DT। सो मोर देन 2-year-old चाइल्ड वी हैव टू गिव DT वैक्सीन। सो हमें यहाँ पर ये फोकस करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सो आंसर इज़ बी. नेक्स्ट इज ओपन वाइल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? सो ओपन वाइल पॉलिसी कौन सी वैक्सीन के लिए एप्लीकेबल है? ऑप्शंस आर मीजल्स, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रोटावायरस एंड हेपेटाइटिस बी। सो आंसर इज हेपेटाइटिस बी. सो ओपन वाइल पॉलिसी में और वैक्सीन्स भी आती है जैसे DPT, TT, OPV, IPV, पेंटावालेंट एंड हेपेटाइटिस बी. सो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आए तो हमें आंसर वही होगा. सो ओपन वाइल पॉलिसी इसमें आंसर होगा हेपेटाइटिस बी. नेक्स्ट इज प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनहेंस social development, emotional development, cognitive development and physical development. So infancy stage में जो play is important because of social development, क्योंकि ये social development को enhance करता है. So answer is A, social development. Now next question is in tumor lysis syndrome there is hypokalemia, hyperuricemia, hypercalcemia and hypophosphatemia. So जो tumor lysis syndrome है it is ये एक कैंसर पेशेंट में होता है जिसमें ट्यूमर लाइसिस, मतलब ट्यूमर के टूटने के कारण जो सिंड्रोम होगा वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है. सो बेसिकली जब भी कोई एक ऑर्गन का लाइसिस होता है, मीन्स ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें इंट्रासेलुलर कैटायन जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो होता है पोटेशियम. सो अगर किसी भी ऑर्गन का अगर लाइसिस होगा तो पोटेशियम बाहर निकलेगा और सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा विच लीड्स टू हाइपरकैलेमिया. सो आंसर इसमें हाइपरकैलेमिया तो नहीं दिया है. सो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में अलग और भी चीज़ें होती है. हाइपरकैलेमिया के साथ साथ हमें दिखता है हाइपर यूरिसेमिया. सो आंसर इज हाइपर यूरिसेमिया.
And other clinical manifestations are in tumor lysis syndromes are hyperkalemia, hyperuricemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia. So basically हमें दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से याद रखनी है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हाइपरयूरिसेमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो. किसी भी कैंसर स्टेज में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम बेसिकली दो चीज़ें होगी, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरयूरिसेमिया. Next question is, the repair and reconstruction of joint is called arthrodesis, arthrotomy, arthroplasty and amputation. So repair और reconstruction joint का उसको हम बोलते हैं arthroplasty. So answer is arthroplasty. Next question. A patient with dumping syndrome should be given high protein, fat and low carbohydrate diet, low protein, fat and low carbohydrate diet, normal protein, high fat and high carbohydrate diet, and then next is low protein, low fat and high carbohydrate. Dumping syndrome occurs because of removal of gastrectomy. So removal of gastric portion or stomach portion, so which leads to dumping syndrome. So dumping syndrome में क्या होगा कि हमें बेसिकली मेन जो ध्यान रखना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं और हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट देते हैं, क्योंकि फैट का स्टोरेज ज़्यादा रहेगा और कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कम रहेगा डंपिंग सिंड्रोम में. सो आंसर इज हाई प्रोटीन, फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. ए. आंसर इज ए. Then next question is, removal of an entire lung is called as lobectomy, pneumonectomy, segmental resection and wedge resection. So entire lung के removal को हम बोलते हैं pneumonectomy. So answer is B, pneumonectomy. Next question, the surgical removal of an entire eye along with a part of optic nerve is termed as keratotomy, keratomiliosis, vitreoretinal surgery and enucleation. So अगर entire eye का surgical removal हो रहा है along with the optic nerve, then it is known as enucleation. So answer is enucleation. Next question, condition of inner ear characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensory neural hearing loss is referred as otosclerosis, nystagmus, Meniere's disease and otitis media. So Meniere's disease, इसका आंसर होगा Meniere's disease because Meniere's disease inner ear को इन्वॉल्व करता है जिसके कारण वर्टाइगो, टिनाइटस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होते हैं. सो आंसर इज Meniere's disease. Next question. Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with consumption of green beans, baked potato, bottle honey and fried rice. So जो Bacillus cereus food poisoning होता है वो basically fried rice consume करने के कारण होता है. So answer is D, fried rice. Next question. Valsalem forceps is used for gripping the fetal head, labium, cervix and perineum. So Valsalem forceps हम use करते हैं cervix की gripping के लिए. So answer is cervix. A brief description of an observed behavior or incident is known as anecdotal record, family record, clinical record and cumulative record. So brief description जो भी पुराने observed behavior or incident के कारण, so brief description because of an observed behavior or incident is known as anecdotal record. So answer is anecdotal record. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस. सो कौन से ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे एनाफाइलेक्सिस के लिए? डिजॉक्सिन, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, सोडियम बाइकार्बोनेट. सो एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन में हम हमेशा एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं. सो आंसर इज एपिनेफ्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, breakdown of glycogen to glucose is known as proteoglycolysis, glycogenolysis and proteolysis. So glycogen के breakdown से ग्लूकोज बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है. सो लाइसिस इज यूज फॉर ब्रेकडाउन. सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द आंसर. आंसर सी. Next question, which grafting of burn wounds are covered with the patient on skin? Options are xenograft, हेट्रोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट एंड होमोग्राफ्ट. सो जो बर्न ग्राफ्टिंग में हम यूज़ करते हैं, अगर पेशेंट के अपने ही स्किन का को यूज़ होएगा, अगर पेशेंट के ही स्किन को यूज़ कर रहे हैं, सो उसको बोलेंगे हम ऑटोग्राफ्ट. सो आंसर इज ऑटोग्राफ्ट. Next question, the process of altering the state of consciousness induced by conditioning and skill use of suggestion is known as cognitive therapy, relaxation therapy, hypnosis and aversion therapy. So वो प्रोसेस जिसमें हम कॉन्शियसनेस स्टेट को ऑल्टर करते हैं एंड वो ऑल्टर होगा बाय इंड्यूसिंग कंडीशनिंग और स्किल यूज़ ऑफ सजेशंस. सो हिप्नोथेरेपी जो हिप्नोसिस होता है उसमें हम हमेशा सजेशंस यूज़ करते हैं. सो आंसर इज हिप्नोसिस. Next question, what is the other term for recovery from an illness? Reaction formation, remission, regression and rationalization. So किसी भी illness से recover होने के लिए हम कौन सा term use करेंगे? Remission. Answer is remission.
Next, which is the thickest layer of uterus? Endometrium, myometrium, exometrium and perimetrium. So uterus की 3 लेयर होती है, एंडो, पेरी एंड मायो. सो इसमें जो थिकेस्ट लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम. आंसर इज मायोमेट्रियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वान्टिटेटिव मैथड ऑफ डाटा कलेक्शन? सो इनमें से कौन सा क्वान्टिटेटिव मैथड है? लाइफ हिस्ट्रीज, इन डेप्थ इंटरव्यू, डायरिसिस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन. सो क्वान्टिटेटिव मैथड है क्लोज एंडेड क्वेश्चन. आंसर इज डी. Next, data are collected at one point in time is known as experimental research, time series research, cross-sectional research and longitudinal research. So जो डाटा हम बस एक पॉइंट के किसी भी टाइम के एक पॉइंट में हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. सो आंसर इज क्रॉस सेक्शनल. Next, the method of helping the individual by encouraging him to discover the reason for his behavior is known as crisis intervention, individual psychotherapy, cognitive therapy and behavior therapy. So हम वो method जो हम एक individual को help करता है by encouraging him to discover the reason for his behavior. So individual में हम जो use कर रहे हैं उस therapy को बोलेंगे हम individual psychotherapy. Answer is B, individual psychotherapy. Now, next question is prions includes DNA and RNA, only DNA, only RNA and protein. So answer is protein. Prions includes protein. So answer is protein. Who made valuable contribution to insightful learning? So इसका आंसर होगा so options are B.F. Skinner, Kohler, Thorndike and Ivan Pavlov. सो इसका आंसर है कॉलर. कॉलर ने मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया था टूवर्ड्स इंसाइटफुल लर्निंग. सो आंसर इज कॉलर, बी. Large hipped up mass of scar tissue developed and extended beyond the wound surface is known as acne scar, किलोइड्स, कॉन्ट्रैक्चर स्कार और हाइपरट्रॉफिक स्कार. सो इसका आंसर है किलोइड. जो स्कार टिश्यू के मास को मीन्स बिगर स्कार टिश्यू मास दैट विच एक्सटेंड बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज किलोइड. सो आंसर इज किलोइड. Next, using the rule of 9, the number determines the percentage of body burnt. A client with both arms burnt to be 9%, 36%, 18% and 1%. So हम इसमें rule of 9 यूज़ करेंगे. rule of 9 के लिए हमें रूल ऑफ 9 के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें जो आर्म होता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, जैसे ये स्ट्रक्चर आप सबको पता ही होगा. हमने इसमें जो एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन का तो 9 होता है, और ये जो एंटीरियर पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ 4.5 होता है. मान लीजिए कि ये 4.5 होगा राइट आर्म, देन लेफ्ट आर्म भी 4.5. एंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं. देन लेग का होगा 9. सो अगर बोथ आर्म है तो 4.5 एंटीरियर है and 4.5 posterior होगा, तो one side of arm is 9 and then other side of the arm is also 9. so 9 plus 9 is 18. so answer will be 18. तो आज हमने डिस्कस किए 30 क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स RML स्टाफ नर्सेस के लिए. सो आगे और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.